हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक हो और आप लोगों की जो सीएस की जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है, ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। मुझे पता है अभी कोविड की वजह से ज़्यादातर आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो जाना भी क्यों है यार। मेरे इस चैनल पे CSEET के आपको सारे नोट्स प्लस एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द सारे नोट्स और एमसीक्यूज़ देखो और यहीं से तैयारी करो, तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स हम लोग ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम लोग और 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इतने सारे MCQs मिलने के बाद और क्या तैयारी करनी है आप लोगों को, तो यहीं से आप लोगों को सारी तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 आज का। ऑलरेडी 100 क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के, तो आज 101 से स्टार्ट करें। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ICSI, जो आप लोग कंपनी सेक्रेटरी एक्ट जो कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, उसका जो हेड क्वार्टर है वो है कहाँ, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। चेन्नई, सूरत, मुंबई या न्यू दिल्ली, तो चेक करते हैं। आंसर इज़ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CCI। CCI क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भी कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट करती है उसके खिलाफ जो केसेस लड़ते हैं वो यहाँ पे लड़े जाते हैं CCI के अंडर में। तो कौन है उसका चेयरमैन? अशोक कुमार गुप्ता, संगीता वर्मा, दीपक त्रिवेदी या भगवत सिंह बिसोनी। तो चेक करते हैं और ये आपको सीधा सीधा लर्न भी करना पड़ेगा। तो कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, हु आर द मेंबर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन इस मेंबर है इनमें से? संगीता वर्मा, दीपक त्रिवेदी, भगवत सिंह बिसोनी। तो चेक करते हैं ANC, चेक करते हैं। तो आंसर इज ANC। दीपक, ये संगीता वर्मा भी है और भगत सिंह ये भी है, ठीक है, बिसोनी। हाउ मैनी रीजनल ऑफिस ऑफ चैप्टर ICSI अक्रॉस द इंडिया। मतलब रीजनल ऑफिस कितने हैं? देखो, एक तो होता है हेड ऑफिस, जो कि हमारा HO जो है हमारा हेड ऑफिस, वो तो है दिल्ली में, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे रीजनल वाइज ऑफिस बटे हुए हैं और उस रीजनल ऑफिस के अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर्स बने हुए हैं। तो कितने रीजनल ऑफिस हैं हमारे और कितने चैप्टर्स हैं? तो 359, 674, 479, 54। तो चेक करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 रीजन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो 4 रीजनल ऑफिसेस हैं एंड पूरे इंडिया में 70 चैप्टर्स हैं। ICSI has been contributing to the initiatives of the government of India that have potential to access, ठीक है। किस चीज़ के लिए ICSI ने इंडिया की गवर्नमेंट को मतलब करवाया है, किस चीज़, क्या कंट्रीब्यूट किया? द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो क्या प्रोवाइड करता है देखते हैं। तो ये क्या देता है? सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब इंसान की मानसिकता बढ़ाता है। आप पढ़ने से एजुकेटेड होते हो, एजुकेटेड से आपका दिमाग बढ़ता है, तो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। गाइस, यहाँ पे मेरा जो कराने का तरीका है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। आप लोग बीच बीच में वीडियोस को पॉज करना और खुद आंसर देने की कोशिश करना, देखना आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या वीडियो को एक बार पूरा देखना फिर दोबारा करने की कोशिश करना और देखना आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बीच बीच में पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDIN स्टैंड फॉर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डिस्क्लोजर आइडेंटिफाई नंबर, यूनिक डिस्क्लोजर एंड इंफॉर्मेशन नंबर। तो चेक करते हैं। यूनिक डॉक्यूमेंट
आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये UDI आजकल डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया जाता है ताकि उसका अलग से यूनिक फॉर्म हो, वो डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, फिजिकल फॉर्म वाले नहीं, ठीक है। द मेन फोकस ऑफ 45th G7 सुमित वॉस, ठीक है, ये 7 कंट्रीज थी, ग्रुप कंट्री, उसका जो 45th मीटिंग थी उसकी क्या मेन पर्पस था? टेररिज्म एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड माल न्यूट्रिशन, करप्शन एंड गवर्नेंस, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो G7 सुमित है ना, वो क्या है, एक तरीके से अर्थ के लिए कर रही है कि हमारे यहाँ पे जो ओजोन है वो डिप्लीशन हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सन की रेज डायरेक्टली आ रही है अर्थ पे और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए इनका मेन क्या पर्पस था? क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। व्हेन वाज द रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम G8? तो रशिया कब हटा दिया गया था? 2011 में, 2014 में, 2018 में और 2019 में। तो चेक करते हैं। 2014 में रशिया को इस G8 ग्रुप कंट्री से हटा दिया था, ठीक है। G7 थी पहले, फिर एक और जुड़ी होगी तो G8 हो गई, फिर रशिया को हटा दिया गया, ठीक है। तो वापस G7 हो गई। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बार देखनी है, क्योंकि आप लोग इसको कैसे पढ़ोगे? जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर की तरह आपको उसको पढ़ना है। व्हेन कैनेडा जॉइन दिस 6 कंट्रीज ऑफ G7, देखिए कनाडा ने कब ज्वाइन किया था? 1974, 1976, 1977, 1988। तो चेक करते हैं। कनाडा ने ज्वाइन किया था 1976। करंट मेंबर ऑफ G7 कौन कौन है? USA, कनाडा, UK, कनाडा या ऑल ऑफ द अबव? तो चेक करते हैं। आंसर ये सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं, क्योंकि सभी लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन लेयर को बचाया जाए और सन की रेस, जो UV रेस है, डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट रेस है, वो डायरेक्टली धरती पे ना आए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑन January 27, 2020 has set a 4-month deadline for SEBI to complaint received on the score platform with regard to elite wrongfully disclosure by the promoter of, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की डेडलाइन दी थी किसको? सेबी को, कि कंप्लेन किससे ले? स्कोर से, प्लेटफॉर्म से ले। स्कोर प्लेटफॉर्म क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और रॉन्गफुल डिस्क्लोजर ऑफ बाय द प्रमोटर, कौन सी कंपनी के प्रमोटर ने गलत डिस्क्लोज किया था स्कोर प्लेटफॉर्म पे? तो भारत निधि ने किया था, PNBF ने किया था, कैमेक ने किया था या ऑल ऑफ द अबव? तो किस कंपनी के लिए सेबी को बोला गया था कि आप इसको चेक करो 4 महीने के अंदर अंदर? तो इन सब के लिए बोला गया था, ठीक है, कि इनके प्रमोटर्स ने गलत डिस्क्लोजर कर रखा है, ठीक है। इंडियाज़ ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू शूट अप from the estimated of % of current financial year by 1% in 2021. तो मतलब हम लोगों ने बोला था कि 1920 में कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, उससे 1% ज़्यादा करके 2021 के लिए देखा था। तो 2.8 to 3.8, 3.8 to 4.8, 4.8 to 5.8, 5.8 to 6.8। तो चेक करते हैं। आंसर इज 4.8 to 5.8। विच कंट्री होल्ड द रोटेटिंग चेयर ऑफ द एशियन फॉर 2019? बैंकॉक, वियतनाम, थाईलैंड या सिंगापुर? कौन सी ऐसी कंपनी थी जो एशियन से रोटेटिंग हो रही थी, मतलब हट रही थी, अपनी चेयर हटा रही थी 2009? तो थाईलैंड कर रही थी, ठीक है। एशियन के बारे में पता करना है तो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने करा रखा है। 16th एशियन समिट वॉज हेल्ड इन बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। कब हुई थी? 7 सितंबर 2019, 3 नवंबर 2019, 9 अगस्त 2019, 11 नवंबर 2020। तो चेक करते हैं। तो ये हुई थी 3 नवंबर 2019 में हुई थी।
नेक्स्ट R-27 एयर टू एयर मिसाइल जो निकली थी, ठीक है, मतलब हवा से हवा में, एक कंट्री दूसरी कंट्री से हवा में लड़ती है, विल बी इक्विप्ड ऑन द डैश फाइटर जेट। किसने करवाई थी ये, मतलब किसने बनाई है ये कि हवा में जो लड़ाइयाँ होती है, Su-30 MKI, Su-30 MHO, Su-30 MKJ, Su-30 MNB, कौन से फाइटर जेट्स थे? तो ये तो डायरेक्टली आपको लर्न करना पड़ेगा, Su-30 MKI। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ साइंड अ डील वर्थ ₹1500 करोड़ टू बाय एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम रशिया। ठीक है, कौन सी मिसाइल इंडिया ने खरीदी थी रशिया से 1500 करोड़ में? अब इस पर उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, कोई मिसाइल का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे आपसे अमाउंट कितना था। R-26, R-27, S-25, S-26। तो R-27 एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है विच वॉज इनिशियली डेवलप बाय विच जेट। किसने, कौन से जेट ने इसको करवाया था? MiG, सुखोई, बोथ A and B, या नन ऑफ दी अबव? तो इन दोनों ने कराया था, MiG ने और सुखोई ने। The actual design of R-27 missile was started in dash while its production was started in। तो कब ये बनना स्टार्ट हुई थी और ये कब चलना चालू हुई थी? तो चलने वाला तो देखते हैं, 1952 to 1985, 1962 to 1986, 1956, 1977, नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। पहली बात तो अगर इसमें से किसी को आंसर देखना हो तो अपन को एक चीज़ तो अपने ने बिल्कुल ही हटा दी, द एक्चुअल डिज़ाइन कब हुई थी? तो डिज़ाइन पहले होगी, बाद में बनना, ठीक है, वो तो सब में है ना। कभी कभी क्या होता है इसमें ना, ईयर है ना ऐसे भी दे देते हैं ये लोग कि 1977 और 1956, ठीक है। तो अगर ऐसे दे दे मान लो, तो स्टार्ट डिज़ाइन तो पहले होगी ना, तो डिज़ाइन पहले होगी तो ऐसे ऑप्शंस को पहले कट कर देना, ठीक है। खैर इसमें है नहीं, अगर होता तो हम वो भी कर सकते थे इसमें, ठीक है। तो डिज़ाइन हो गई थी 62 में और बनना स्टार्ट हो गया था 86 में। लेंथ ऑफ द मिसाइल इज़ डैश वाइल बॉडी डायमीटर और वेट। अब ये तो सीधा याद करना पड़ेगा कि उसकी लंबाई कितनी थी, बॉडी का डायमीटर कितना था और वेट, तो 5 मीटर, 0.21 मीटर एंड 255 kg। सेकेंड ऑप्शन 4 मीटर, 0.25 मीटर, 233 kg। थर्ड ऑप्शन 4 मीटर, 0.23 मीटर और 253 kg, या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, 4 मीटर, 0.23 मीटर और 253 kg। The R-27 P1 has range of dash while R-27 EP1 can engage target with the range of dash। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या, कितने रेंज, कितने किलोमीटर्स की अरेंज कर सकते हैं ये, मतलब, ठीक है। तो 72 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, 134 किलोमीटर, 57 किलोमीटर या 125 किलोमीटर, 77 किलोमीटर या 145 किलोमीटर। तो चेक करते हैं। तो ये R-27 जो है वो 72 किलोमीटर्स तक है और R-27 EP1 जो है वो 110 किलोमीटर्स तक है इनकी रेंज। द सेक्रेटरिएट ऑफ एसोसिएशन सार्क में हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ा है, तो इसको देखना है इसकी फुल फॉर्म वगैरह। वहाँ इसके जो सेक्रेटरेट है वो कहाँ सेटअप किए गए, जो इसका हेड ऑफिस जहाँ पे मेन बैठते वगैरह है वो कहाँ पे, काठमांडू में, ढाका में, मुंबई में या पाकिस्तान में? तो आंसर इस काठमांडू में इसका मेन हेड ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरेट बनाया गया। द सेक्रेटरेट ऑफ एसोसिएशन वॉज सेटअप, कब किया था? आप डेट पूछ लिया। देखो मैं हर तरीके की क्वेश्चन ला रही हूँ ताकि आप लोगों को करने में ईजी रहे।
17 जनवरी 1987, 18 जनवरी 1987, 19 जनवरी 1987 या 25 जनवरी 1987? तो चेक करते हैं, मतलब 1987 तो है ही पक्का, तो चेक करते हैं कि कौन सा डेट थी। 17 जनवरी 1987, ठीक है। तो देख लेना ये एक बार, याद कर लेना, और ये एक चीज़ें जब भी होगी जब आप वीडियो को 3 से 4 बार सुनोगे। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान? कौन है? HE टांडी दौरजी, बी सेल, HE मिस्टर अजमत हुसैन बी सेल या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। HE डॉक्टर टांडी दौरजी, ठीक है। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन? ये वही सार्क है ना, सार्क का सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल HE डॉक्टर टांडी दौरजी, HE लानपो यशी, अहमद हुसैन या अहमद हुसैन बी सेल, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, ये भी याद करना आपको, मिस्टर अहमद हुसैन बी सेल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सार्क की फुल फॉर्म ये है ना, तो ये आप लोग देख लेना एक बार, जो मैं आपको बोल ही रही थी कि मैंने पार्ट 2 में करा रखी है, सार्क की है, ठीक है। लिख भी दूँ, एक बार लिख भी देती हूँ, SAARC, ठीक है। सार्क, सार्क की फुल फॉर्म ये हो गई। चले, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन किसके मेंबर हैं? सार्क के, एशियान के, G20 के या नन ऑफ दी अबव के? तो चेक करते हैं। तो G20 कंट्रीज़ है, आई थिंक इसको काउंट भी करेंगे तो 20 बैठेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये भी 20 ही बैठ रही है, ठीक है। तो G20 कंट्रीज़ की मेंबर है, एक बार देख लेना। 2018 G20 समिट वॉज कब हुआ था? ओसाका जापान, मुंबई इंडिया, ब्यूनस एयर अर्जेंटीना या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। तो ये हुआ था ब्यूनस एरिया अर्जेंटीना में हुआ था, ठीक है। तो इतना ही याद कर लेना, बहुत हो जाएगा, अर्जेंटीना याद कर लेना। स्पेशल इनवाइटीज़ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग आप लोगों को पता है कि 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था, उसके स्पेशल इनवाइटीज़ कौन थे? श्री नितिन जयराम गाडगे, श्री तनवार चंद गहलोत, श्री राव इंदरजीत सिंह या ऑल ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन ही देख लेना चाहिए था आपको कि आंसर है आर, आर मतलब ये सारे ही होंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, आंसर ही आ गया, सॉरी। वन ऑफ द गिवन बिलो इज़ नॉट अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, कौन नहीं है? श्री VK सरस्वत, रमेश चंद्रा, डॉक्टर VK पाउल या डॉक्टर रविशंकर प्रसाद? इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो चेक कर लेते हैं, रविशंकर प्रसाद। और अगर आप लोगों को पूरी डिटेल्स चाहिए नीति आयोग की तो मेरी वीडियो देख लेना। इंडियाज़ यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज़ नीति आयोग स्टैब्लिश इन विच ईयर? कब हुआ था? 2014 में, 2017 में, 2015 में, 2019 में? तो चेक करते हैं, आंसर इज़ 2015। गाइस मेरे यहाँ पे एक टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, तो उससे ज्वाइन करने से आपको वो बहुत हेल्प मिलने वाली है। डैश प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल इश्यूज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टू एक्ट नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ऐसा क्या था ये जो कि ये सब कुछ देखता था? 5 ईयर प्लान,
प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, एशियान। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो नीति आयोग है जो कि ये सारा देखता है, क्लॉज सेक्टर मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इशू है वो देख रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहा है और हमारी नॉलेज और इनोवेशन हब भी बढ़ा रहा है। आप खुद ही देखो अभी इतने सालों बाद अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? अप्रैल 1950, मई 1950, मार्च 1950, नवंबर 1950। आंसर इस मार्च 1950। मतलब ये याद रख लेना कि 1950 से हमने जो 5 ईयर प्लान बनना स्टार्ट किया था, तो अप्रैल से न्यू सेशन आ गया था, तो मार्च में हम लोगों ने ये सारी प्लानिंग कर ली थी, कमीशन बना लिया था। What was the theme of the 45th G7 summit? Combating terrorism, combating inequality, both of the above या none of the above? तो चेक करते हैं। तो कॉम्बैक्टिंग इनइक्वालिटी था G7 समिट का 45th में। 45th G7 समिट कहाँ हुई थी? इटली में, इंडिया में, फ्रांस में या नन ऑफ दी अबव? तो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। 45th G7 समिट वॉज हेल्ड ऑन, कब हुई थी? 24 to 28 जनवरी 2018, 24 to 26 अगस्त 2019, 24 to 26 मई 2019, 24 to 28 नवंबर 2019। तो चेक करते हैं। 24 to 26 नवंबर 2019 में हुई थी ये 45th G7 समिट वाली। How many objectives were identified by the France in G7 summit 2019? तो कितने ऑब्जेक्टिव थे? 5, 7, 3, 8। तो 5 थे। गाइस इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी, अलग अलग वीडियोस इन सब के लिए, एशियन के लिए, साक के लिए, नीति आयोग के लिए, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। उससे क्या होगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने साक की तो बना ही रखी है, वो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्टकट भी बताए। G7 सुमित गेस्ट नेशन आर इन्वाइटेड इन, कहाँ से हुए थे? बैरिज पार्टनर कंट्री, बेस्ट पार्टनर कंट्री से मनाए थे, ब्रांड पार्टनर कंट्री से, या ऑल ऑफ दी अबव? जो आपने गेस्ट मंगाए थे वो कहाँ से बुलाए थे? तो जो भी आपकी बैरिज पार्टनर कंट्रीज थी, मतलब इसकी जो मेंबर्स थे उन्हीं को बुलाया था, जो भी इससे जुड़े हुए हैं। Who was the Prime Minister of British when India was previously invited in G7 summit? ठीक है, तो कौन था ब्रिटिश का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर? टॉनी बेलर, गॉर्डन ब्राउन जब इंडिया ने ज्वाइन किया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। टॉनी बेलर, ठीक है, तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो वैसे भी चले गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। नरेंद्र मोदी इंडिया का है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से हो गया टॉनी बेलर। क्या नन ऑफ दी अबव होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि नन ऑफ दी अबव ऑप्शन हो। विच इंडिया प्राइम मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड G7 सुमित इन स्कॉटलैंड? है ना, तो कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। तो मनमोहन सिंह के टाइम पे बुलाया गया था। द G20 डैश ऑल्सो ऑर्गेनाइज रेलिवेंट मिनिस्टर एंड वर्क ग्रुप मीटिंग, किसकी ये मीटिंग्स वगैरह रखवाते हैं? मेंबर्स की, प्रेसिडेंसी की, प्राइम मिनिस्टर्स की, या नन ऑफ दी अबव की? तो चेक करते हैं। तो उनकी जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, जो भी मतलब मेन है, हेड प्रेसिडेंट हो गए, वो हर कंट्री के बुला के ये लोग मीटिंग करवाते हैं। When did G7 फाइनेंस मिनिस्टर अग्री टू एस्टेब्लिश द G20 फाइनेंस मिनिस्टर? ठीक है, तो पहले G7 थी, फिर G7 से 20 हुई,
तो वो कब हुई थी? 1991 में, 1999 में, 1996 में, 1994 में। तो चेक करते हैं। 1999 में हुई थी। इंडिया विल होस्ट द G20 सुमित फर्स्ट टाइम। कब करा था इंडिया ने? 2027, 2020, 2025 या 2022? तो इंडिया कब होस्ट करेगी? तो इंडिया 2022 में करेगी। इंडिया को इनवाइट कब से किया गया? कब से? जब से मनमोहन सिंह के टाइम पे हमने इनवाइट किया, लेकिन इंडिया होस्ट अभी ज्वाइन करेगी। ठीक है, इनवाइट करना और ज्वाइन करने में बहुत डिफरेंस होता है। हु लॉन्च द ऑस्कर ट्रैक? ठीक है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, या नन ऑफ द अबव? तो चेक करते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द डिक्लेरेशन ऑन ऑस्का। इंडिया ने मना कर दिया है। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, उसको अच्छे से देख लेना। डिक्लेरेशन मना किया, उसका ट्रैक मना कर दिया, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो उसका ट्रैक मना किया इंडिया ने। हु विल होस्ट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इन 2020? मतलब टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसा मत दो। किसने बोला? ये चाइना ने, अमेरिका ने, इंडिया ने, या नन ऑफ दी अबव? तो इंडिया ने ऐसा बोला है कि जो आप टेररिज्म को बढ़ा रहे हो उसके लिए पैसा मत दो। क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती है, दूसरी कंट्रीज़ को गिराने के लिए पाकिस्तान को क्या करती है, टेररिज्म के लिए पैसा देती है, और इस वजह से वो प्रॉब्लम में आती है हमारी इंडिया। नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस ज्वाइन बाय ओवर डैश कंट्री। कितनी कंट्रीज़ के मेंबर्स ने ज्वाइन किया? 20, 50, 120, 100। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अपने इंडिया का है। तो 100 कंट्रीज़ के मेंबर्स ने ज्वाइन किया इसको। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ज्वाइन बाय डैश कंट्रीज कॉल्ड। उस कंट्रीज़ को क्या बोला गया? ईगोमोंट, बेसिक, एशियान, नन ऑफ द अबव? तो चेक करते हैं। ईगोमोंट बोला गया उसको। ठीक है, ग्रुप को। FATE स्टैंड फॉर फर्स्ट एक्शन टीम फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन, अच्छा थर्ड और फोर्थ सेम हो गया है, सेकंड और थर्ड सेम हो गया है, फर्स्ट एक्शन टाइम फोर्स। चेक करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है FATE। मतलब पैसों के मामले में आपको क्या करना है, वो ध्यान देना है कि कहाँ पे पैसा आएगा और कितना कहाँ कहाँ लगाना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको सिर्फ लर्न करनी थी, तो उसको अच्छे से पढ़ना। तो यहीं पे आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। तो बाय गाइस, थैंक यू।